गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। हम अध्ययन कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में। पिछली क्लासों में हमने मूल अधिकारों के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है क्या, क्या इनका उपयोग है। तो नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। यानी आगे जो भी सरकारें बनेंगी, बदलती रहती है सरकारें, तो उनको एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, एक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। वो कार्य करते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इनका ध्यान में रख करके अपनी नीतियों का वो निर्माण करते हैं। ये उनको एक तरह से रास्ता दिखाते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया। इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। अर्थात अगर नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, या यूं कहें कि नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में है। यानी ये एक आचार संहिता के रूप में है। कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका, इनको ध्यान में रख करके ही वो अपने कानूनों का, नीतियों का निर्माण करेंगे। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। तो बंदिश तो नहीं है, लेकिन राज्य का एक कर्तव्य है कि अपनी नीतियां इनको ध्यान में रख करके वो बनाएगा। ये जो नीति निर्देशक तत्वों में बातें बताई गई है उनको वो लागू करने का प्रयास करेगा, जैसे राज्य सक्षम होगा उस प्रकार से। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, समता पर आधारित समाज का निर्माण करना और विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करना है। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, समता पर आधारित समाज का निर्माण करे और विकास हेतु सभी को बराबर या समान अवसर मिले। ऐसी नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास किया गया है। तो हम देखते हैं अध्याय की दृष्टि से इन सिद्धांतों अथवा तत्वों को निम्नलिखित 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, यानी आर्थिक सुरक्षा के संबंध में कौन कौन से प्रावधान राज्य को करने हैं। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। तीसरा प्रकार हम दे सकते हैं पंचायती राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व है। और चौथे वर्ग में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व है। तो ऐसे इन 4 भागों में हम बांट करके अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, यानी आर्थिक सुरक्षा के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान किए गए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में अनेक निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। यह तत्व अग्रलिखित है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये मूल संविधान में अनुच्छेद 38 में कहा गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ और बातें जोड़ी गई और कहा गया कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का राज्य हो प्रयास करेगा। यानी राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिसमें आय, प्रतिष्ठा या सुविधा, अवसरों में असमानता है, उसको राज्य समाप्त करने का प्रयास करेगा। दूसरा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 के अनुसार कौन कौन सी बातें बताई गई है। तो अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा कि
सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी सभी नागरिकों को ये अवसर मिले कि वो अपने जीविका उपार्जन का रोजगार पा सकें। साथ ही सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों का समान वितरण हो, कि जो भौतिक संसाधन है समाज के उनका समान वितरण होना चाहिए। समान वितरण होगा तो सामूहिक हित होगा, यानी सबू का बराबर हित होगा। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो, जो संपत्ति और जो उत्पादन के साधन है वो किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में ना आए या उनका केंद्रीयकरण ना हो। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, कि स्त्री और पुरुष इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो भी कार्य करते हैं उनमें इनको समान वेतन मिलना चाहिए। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो, कि आर्थिक काम लेते समय इनका ध्यान रखना है कि पुरुष और स्त्रियों का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का, और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका भी ध्यान रखा जाए, इनका आर्थिक दुरुपयोग ना हो। बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाए, यानी बच्चों को अपने स्वास्थ्य विकास के लिए पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। तो ये अनुच्छेद 39 में प्रावधान किए गए हैं। आगे हम देखें, अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, कि जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है उसके अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी उसको शिक्षा प्राप्त करने के भी अवसर मिलने चाहिए। साथ ही बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, और जो नागरिक सक्षम नहीं है उनको सार्वजनिक सहायता भी मिले, ऐसा भी राज्य प्रयास करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा, यानी राज्य काम की अवसर प्रदान करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। तो प्रसूतावस्था की स्थिति में स्त्रियों को कार्य न करना पड़े, ऐसी राज्य व्यवस्था करेगा, उनको अवकाश प्रदान करने का प्रयास करेगा। साथ ही अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कृषि, उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके। तो समय के अनुसार राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिसके अनुसार कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, उनमें जो भी श्रमिक लगे हुए हैं वो अपनी जीविका का निर्वाह कर सके। इसके लिए उनको पर्याप्त वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अपने अवकाश के समय का पूरा उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। तो ये सारे राज्य प्रयास करेगा अपनी आगे आने वाली या भविष्य में बनाने वाली नीतियों में। इसके अलावा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा, कि जो छोटे उद्योग है राज्य उनको बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 तत्व और जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया है 39A। इसके अनुसार गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यानी राज्य ऐसा नीतियां बनाएगा या प्रयास करेगा जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त हो सकें। साथ ही अनुच्छेद 43 में और जोड़ा गया 43A। इसके अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। जो उद्योग हैं उनके प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी बढ़े या उनका भी हिस्सा हो, ऐसी राज्य व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 48 के अनुसार
राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। जो कृषि क्षेत्र है, पशुपालन व्यवसाय है, इनमें समय के अनुसार आधुनिक या वैज्ञानिक ढंग से इनमें परिवर्तन करेगा या समय समय पर इनमें नए प्रयोग करेगा एवं गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का राज्य प्रयत्न करेगा। कि जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है वो भी राज्य करेगा, साथ ही इनके वध को रोकने का भी राज्य प्रयास करेगा। ये सारे राज्य के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में है कि आर्थिक सुधारों के संबंध में राज्य इन जिन चीजों को लागू करेगा। अगला हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के संबंध में राज्य को क्या क्या कार्य करने हैं, इन चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो लोगों के सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाएगा जिससे भेदभाव की स्थिति न हो। ये राज्य यथा समय इसको लागू करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ये संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है, 10 वर्ष का समय दिया था, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगा। फिर भी हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें से कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं जिनका राज्यों ने क्रियान्वयन किया है या इनको लागू किया है। तो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, ये प्रदान कर दी गई है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयत्न करेगा। मूल संविधान में 14 वर्ष थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को ये मूल अधिकार दे दिया गया है। तो जो 6 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा देने के लिए राज्य हो प्रयास करेगा। ये इसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। यानी राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिनसे इन वर्गों का आर्थिक स्थिति में सुधार आए, साथ ही सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यानी ऐसा नहीं हो कि उनका शोषण हो, राज्य इसको भी रोकने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करेगा। यानी ऐसा प्रयास करेगा जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो लोगों का सुधरे। राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने के अलावा मादक द्रव्यों व पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको औषधि और दवा के अलावा अन्य किसी प्रकार से उनका सेवन न हो, इनके ऊपर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा। तो राज्य ये भी प्रयास करेगा कि पर्यावरण की हमारी रक्षा हो, साथ ही उसमें सुधार करेगा और जो वन्य जीव और वन है उनकी सुरक्षा करने का भी राज्य है वो प्रयत्न करेगा। आगे हम देखते हैं पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, इनके संबंध में क्या प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा। ये तब की बात है, उसमें कहा गया था कि जब संविधान लागू हो गया था तब राज्य को ये कहा गया था
कि आप प्रयास करेंगे कि आप ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, ये क्रियान्वित हो चुका है, हम आगे देखेंगे। साथ ही उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके, तो वे एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसके लिए राज्य उनको कुछ शक्तियां और अन्य अधिकार भी प्रदान करेगा। ये अनुच्छेद 40 में कहा गया था। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक स्मारक अथवा स्थान कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं की जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो रक्षा करे। जो भी हमारे प्राचीन स्मारक हैं, कलात्मक और ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं जिनको संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, राज्य उनकी रक्षा करेगा। उनको नष्ट होने, कुरूप बनाने अथवा उनका निर्यात करने से रोकने का प्रयत्न करेगा। तो राज्य ये प्रयास करेगा कि वो जो जिस स्थिति में है वो वैसी ही रहें, वो कुरूप ना हो या वो नष्ट ना हो या उनको निर्यात करके अन्य किसी को बेच ना दे। इन चीजों का राज्य है वो प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करेगा। तो राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का दबाव ना हो या वो दबाव में आकर कार्य न करे, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, ऐसा राज्य है वो प्रयत्न करेगा। अगला हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाने के संबंध में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा, यानी राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो। अगला है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा, कि जो भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके और हमारे जो संबंध है वो सम्मानपूर्ण बने रहें, ऐसा राज्य है प्रयत्न करेगा। राज्य राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, कि अन्य राष्ट्रों से जो भी हमारी संधियां हैं, समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका राष्ट्र आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनको बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। साथ ही राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों और जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए राज्य हो प्रयत्न करेगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको मीडिएटर के द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करेगा। तो इस प्रकार से राज्यों के लिए एक रास्ता दिखाने वाली जो चीज है वो नीति निर्देशक तत्व है, कि जो भी सरकारें आएगी वो अपनी नीतियों का निर्माण इनको ध्यान में रख करके लोक कल्याण या समानता को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। इन चीजों को समय समय पर लागू करेगी, जैसे राज्य सक्षम होगा वैसे इनको लागू करेगा। अब इनमें से बहुत सारे निर्देशक तत्व हैं जो क्रियान्वित हो चुके हैं, उनका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।